तो बच्चों देखिए 24 तारीख से त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जिसमें हमने यहाँ कक्षा 9वीं का गणित का पेपर लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा का, जिसमें संभावित क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके परीक्षा में आएंगे। तो देखिए हमारे पास पहला समय 3 घंटा रहेगा और पूर्णांक 80 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें क्या है 20 अंक के प्रोजेक्ट रहते हैं। प्रोजेक्ट फाइल के 20 अंक मिलेंगे, तो जिसके 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 5-5 अंक के रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी, सही विकल्प वाले सवाल रहेंगे। जिसमें मैं यहाँ कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल है हमारे पास, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए पहला क्या लिखा है, 15 × 7। तो हमको यहाँ गुणा करके लिखना है कि कितना आएगा। तो कितना आएगा, 15 × 7 = 105, तो 105 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, 4 धन 4 धन 4 धन 4 बराबर 4 × खालिस्तान। देखिए 4 को हम कितने बार, यहाँ कितना होगा, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 16 हो जाए। देखिए 4 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। ठीक, उसी प्रकार यहाँ लिखा है 0, फिर खालिस्तान, फिर ऋण 3, छोटा है बड़ा है या बराबर है। तो हमको बताना है कि 0 जो है ऋण 3 से कैसा है, बड़ा है, तो यहाँ बड़े का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लिखा है 1/4 का प्रतिशत रूप होगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत रूप क्या होता है कि प्रतिशत जब भी हमको बनाना रहता है तो हम इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 × 100% बराबर, इसमें भाग दे देंगे तो ये 25 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%। इसका जो प्रतिशत रूप होगा 25%। फिर लिखा है 13 धन खालिस्तान बराबर 0। तो 13 में हम ऐसा क्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो हम कितना जोड़ेंगे, ऋण 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो जो पूर्ण संख्या होती है कहाँ से चालू होती है, 0 से लेके अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो सभी क्या है, वो प्राकृत संख्या भी शामिल होती है उसमें, क्योंकि 0 1 2 3 4 डेश अनंत तक। अब क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक, देखिए पूर्णांक में हमारे पास ये 0 भी आता है, धनात्मक संख्या, और इधर ऋण 1 ऋण 2 ये भी संख्या आती है। ठीक है, तो ये सब की सब क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए सत्य हो जाएगा। फिर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, तो ये आ जाएगा असत्य हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स ये वर्गमूल 3 जो है अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए असत्य हो गया। फिर क्या लिखा है, a + b × a - b = a² - b², तो ये सत्य हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारे पास प्रश्न लिखे हैं, देखिए रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दिए, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो हम इसमें देखिए रीटा 350 ग्राम बर्फी रेखा को देती है और 225 ग्राम बर्फी रुचि को देती है, तो कितनी बाटी, तो दोनों का हम योग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 575 ग्राम इसका उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, 575 ग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5483 में कितना जोड़े कि 5785 हो जाए। तो देखिए इसमें हमको क्या जोड़े, 5483 में कितना जोड़े कि 5785 हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 5785 में से 5483 को घटा देंगे, तो जो भी उत्तर आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोपाल शहर में दूध बेचता है और वह रोज़ 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, वह 1 महीने में कितना लीटर बेचेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, गोपाल शहर में दूध बेचता है, रोज़ 23 रुपये लीटर से 13 लीटर बेचता है, तो एक दिन में वो 13 लीटर दूध बेचता है, तो 13 गुणित और 23 रुपये से बेचता है तो 23,
तो इतना का रुपये एक दिन का होगा, और वह एक महीने में 30 दिन होता है, तो इसमें फिर से हम 30 का गुणा कर देंगे, तो जितना भी उत्तर आएगा उतने रुपए का वो एक महीने में कमाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप गुणा करके लिख सकते हैं कितना आएगा। मैं यहाँ आपको सभी क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूँ, आप हल इसको अपने नोटबुक से चेक करके हल कर लेंगे इनको सभी सवाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6वां, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती है तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको 576 में 24 का भाग देना पड़ेगा, 576 भागित 24, तो जो भी हमारे पास यहाँ भागफल आएगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है अवरोही क्रम एवं आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम और आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले इसका घटता क्रम लिखेंगे, फिर बढ़ता क्रम लिखेंगे, फिर इसी प्रकार इसका भी घटता क्रम लिखेंगे और बढ़ता क्रम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण गुण से हल कीजिए। वितरण नियम लगाना है और उससे हल करना है। तो वितरण गुण में हमको क्या करना है कि पहले ऋण 6 का गुना 80 में करेंगे, फिर ऋण का गुना धन में होगा, फिर 6 का गुना 3 में होगा और हल कर देंगे। ठीक उसी प्रकार ऋण 4 का गुना ऋण 5 में होगा, फिर ऋण 4 का गुना 8 में होगा और फिर हल होगा, उसको हम कहते हैं वितरण नियम। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, सरल करें। देखिए पहला क्वेश्चन ऋण 2 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 4, इनका तीनों का गुणा करके लिखना है। तो देखिए ऋण का गुना ऋण में होगा तो धन, फिर धन का गुना ऋण में होगा तो सामने आ जाएगा ऋण, और ये हो गया ऋण, और 2 या 6 6 चौके 24, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 24। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ऋण 2 का गुना 1 में होगा, फिर ऋण 3 में होगा, तो 2 का 2 और 2 तिया 6, और ऋण का गुना ऋण में हुआ धन, धन का गुना ऋण में हुआ तो ऋण 6। सरल कीजिए। अगला सवाल है देखिए ऋण 2 का गुना ऋण 8 में करना है, भागित में है ऋण 4 गुणित धन 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन, और 4 का गुना इसमें हुआ तो 2 बार भाग गया तो धन, ऋण 2 आ जाएगा उत्तर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 का भाग इसमें 15 में देंगे तो 3 बार गया, 3 से 3 कटा तो हमारे पास बचता है ऋण 25 और बटे में ऋण, तो ये धन 25 आ जाएगा उत्तर। फिर है संख्या रेखा पर हल करें। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें ऋण 4 धन 6 को हमको संख्या रेखा बनाना है, एक संख्या रेखा खींचना है और उस पर हल करना है। तो इस तरीके से आप हल करेंगे इसको, एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब यहाँ पर ऋण 4 और धन 6 लिखा है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो देखिए संख्या रेखा हो गई, इधर ऋणात्मक मान हो गए, इधर धनात्मक मान हो गए। सबसे पहले ऋण 4 देखेंगे तो यह है ऋण 4 हमारे पास, ऋण 4 में हम धन 6 जोड़ देंगे, तो धन 6 कदम इधर चलेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो हम जब यहाँ से चलेंगे तो ये आ जाएंगे यहाँ 2 पर, तो धन 6 करेंगे ऋण 4 में तो हम आगे धन 2 पर, तो उत्तर आ जाएगा धन 2, ये हमारा उत्तर होगा धन 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम धन 10 ऋण 5 और 2 गुणित 6, अब गुणा ये धन, इसको भी उसी प्रकार करना है हल। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, गुणा वाले को यहाँ पे मान लो 0 है, तो देखिए 2 का गुणा 6 बार करना है, 2 गुणित 6, तो हम देखिए 1 2, ये हो गया 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, तो कितना आ जाएगा उत्तर धन 12। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर हमको गुणा दर्शाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप इसी प्रकार हल कर लीजिए घर में। अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो क्या कहता है कि शून्य परिमेय संख्या है क्या करके पूछ रहा है। तो देखिए संख्या रेखा पर आपने देखे होंगे जो परिमेय संख्या का मतलब होता है p बटे q, p बटे q के रूप में हमको जिसको लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे 1 लिख सकते हैं, या फिर हम 0 बटे 2 भी लिख सकते हैं, 0 बटे 3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ q का मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3 हम लिख सकते हैं। ये लिख लिया हमने, जहाँ p और q पूर्णांक और q ये क्या है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 0.6 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम
पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। अगला सवाल है 5 बटे वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब सवाल के यदि हल यहाँ करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जो एमपी क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। इसको आप अपने नोटबुक से हल कर सकते हैं, आपके पास पूरे हल है सभी सवाल के, उनसे आप एक बार घर में प्रैक्टिस कर सके हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हर का परिमेयकरण करना है, इसका ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देना है, यहाँ चिन्ह बदल कर। अगला है सरल कीजिए। पहला सवाल है 3 धन वर्गमूल 3 गुणित 2 धन वर्गमूल 2। दूसरा है वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। फिर प्रश्न क्रमांक 16 लिखा है 1 बटे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर भी इस हर का परिमेयकरण करना है हमको। फिर है 35 की घात के द्विपद का तथा 100 की घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए आपके पास 2 पद होना चाहिए बहुपद में और सबसे बड़ी घात 35 की होना चाहिए, ऐसा आप कोई भी बहुपद लिख सकते हैं। उसी प्रकार एक पद वाला 100 की घात वाला लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। px बराबर x धन 5। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए इसको पूरा 0 के बराबर रख देंगे तो x का जो मान निकलेगा वही शून्य होगा। दूसरा है px बराबर 3x ऋण 2। तो यहाँ भी शून्य ज्ञात करने के लिए इसको पूरा 0 के बराबर लिख देंगे और तब x का मान जो निकलेगा वही क्या होगा, शून्य होगा। यह निम्न बहुपद के लिए p0 p1 एवं p2 ज्ञात करें। देखिए हमारे पास बहुपद दिया है py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमको p0 का मान निकालना है। तो देखिए p0 का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, y के स्थान पे यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे तो p0 बराबर 1 आ जाएगा। p1 निकालेंगे तो 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो 1 आएगा उत्तर। p2 रखेंगे तो यहाँ 2 का वर्ग ऋण 2 धन 1, जब भी हल कर देंगे जो उत्तर आएगा आप करके देख लेंगे, है ना। अगला सवाल है सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमको गुणा नहीं करना है, सीधा इसमें सरसमीका का उपयोग करना है। सरसमीका का उपयोग करते हुए जो भी सरसमीका आप लगाएंगे इस सरसमीका को लगाकर इसको हल करना है। ठीक उसी प्रकार इनको भी हल करना है, इसको भी हल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब हल करेंगे आप तो 100 का आधार लेंगे, इसको लिखेंगे 100 95 गुणित 96 है तो इसको लिखेंगे 100 ऋण 5 गुणित 100 ऋण 4 और हल कर देंगे। ठीक उसी प्रकार इस सवाल को 104 गुणित 96 है तो इसको लिखेंगे 100 धन 4 गुणित 100 ऋण 4 और फार्मूला लगा देंगे और हल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। हमारे पास दिया है 8 a का क्यूब धन b का क्यूब धन 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर। इसको भी सरसमीका के माध्यम से गुणनखंड ज्ञात करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स से इस टाइप का आ सकता है कि दिए गए आकृतियों को छायांकित कीजिए। जैसे इसको 1/4 छायांकित करना है तो बटे में जितने 4 है तो इसके 4 पार्ट है, 1 2 3 4। 4 में से एक को छायांकित करना है, किसी भी एक को आप इस तरीके से छायांकित कर सकते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, मान लो 4/4 को छायांकित कीजिए तो 4 कॉलम है, इसमें चारों को छायांकित करना है, मतलब पूरी छायांकित हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है 1/2 को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा। आधा का मतलब देखिए 4 डब्बे, 4 में से आधे मतलब कोई भी 2 डब्बे आप छायांकित कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास छायांकित तथा अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और ये कुछ डब्बे छायांकित है और बाकी डब्बे अछायांकित है, इनको दशमलव रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कितने डब्बे हैं नाप लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ 10 धाम 100 डब्बे हैं। देखिए 100 में से कितने छायांकित है, 1 2 और ये 10 दूनी 20 डब्बे छायांकित है। तो छायांकित को हम क्या लिखेंगे, 20/100। और जब हमको क्या बोला है कि दशमलव में लिखिए, तो जब दशमलव में लिखना है तो 100 का जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.20। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार अछायांकित भाग, अछायांकित के लिए हमको क्या लिखना है, जब 20 छायांकित है तो 80 हो जाएंगे अछायांकित, तो 80/100। अब यहाँ 100 का जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.80। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न आकृतियों को सुमेलित कीजिए।
देखिए सुमेलित करने का मतलब है जैसे शंकु, शंकु को हम सुमेलित करेंगे तो देखिए 1 नंबर में आ जाएगा शंकु, ठीक है। दूसरा बेलन, तो ये आ जाएगा 2 नंबर में बेलन। फिर है घनाभ, घनाभ का मतलब जिसमें 6 फलक हो। आयताकार, तो ये आ जाएगा घनाभ। फिर है गोला, ये पहले नंबर पर आ जाएगा गोला। और घन, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसमें 6 फलक हो तो ये हो जाता है घन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास आकृति दी हुई है, क्या कहता है प्रत्येक वर्ग 1 गुणित 1 इकाई वर्ग के हैं और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स जब आपको क्षेत्रफल पूछे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ डब्बे नाप लेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितने डब्बे हो जाएंगे 100। तो 100 में से देखिए अब यहाँ पर हम नाप लेंगे कि कितने भाग छायांकित है। हमको आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये आकृति दी हुई है, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 25 वर्ग इकाई, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस आकृति का जब क्षेत्रफल गिनेंगे तो इस प्रकार डब्बे नाप लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 32 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इन सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके त्रैमासिक परीक्षा में आ सकते हैं, जिसमें से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आना निश्चित है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अवश्य हल करें और इनको पढ़कर जाए, आप अच्छे से अच्छे अंक ले सकते हैं।